अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कश्मीर मिशन पर अमरीका में मुतहरिक हो चुके हैं और आलमी तंजीमों और मुख्तलिफ वफूद से उनकी मुलाकातें भी जारी हैं, जबकि दूसरी जानिब आलमी दुनिया बेहिस्सी की मिसाल बनी हुई है। मकबूजा वादी में जारी भारतीय बरबीरत को आज 49 दिन हो गए हैं। 80 लाख से ज़ायद अफराद कैदियों जैसी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। सख्त पाबंदियों की वजह से लोगों को बच्चों के लिए दूध और ज़िंदगी बचाने वाली जो अद्वियात हैं और दीगर जो अशिया ज़रूरियाँ हैं उनकी शदीद किल्लत का सामना है। वादी में कर्फ्यू से 4000 करोड़ का नुकसान इस वक्त वहाँ पर हो चुका है और श्रीनगर अस्पताल इंतज़ामिया के मुताबिक कर्फ्यू की वजह से रोज़ाना 6 मरीज लुकमा अजल बन जाते हैं। हज़ारों कश्मीरी नौजवानों को गिरफ्तार किया जा चुका है और सुबह शाम इंसानियत का फतवा देने वाली आलमी अक़वाम पर रत्ती बराबर भी इस पर फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि कश्मीरियों को फौरी रिलीफ ही दिलवा सकें। लेकिन पाकिस्तान जो है हर फोरम पर कश्मीरियों की जंग भरपूर तरीके से लड़ रहा है और भारत का जो मकरूज चेहरा है उसको बेनकाब कर रहा है। यही वजह है कि अमेरिका में भारत की मजबूत एक लॉबी है, जिसके बावजूद भारत परेशान है कि मोदी के खिलाफ होने वाले मुजाहरों, एहतजाज और कश्मीर से कर्फ्यू उठाने के मुतालिबात को आखिर रोका कैसे जाए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कल सदर ट्रंप से मुलाकात भी करेंगे, जिसमें कश्मीर का मामला यकीनन अव्वलीन तरजीह होगा। ज़राए ये भी कह रहे हैं कि आलमी सतह पर मोदी और इमरान खान की मुलाकात की कोशिशें भी की जा रही हैं, जबकि वज़ीर ख़ारिजा ने कल एक इंटरव्यू दिया और ये कहा कि इमरान और मोदी मुलाकात का कोई इम्कान नहीं है, लेकिन सियासत में कुछ हरफ आखिर नहीं होता है। सवाल यह है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की मुख्तलिफ ममालिक से के जो सरबराहान हैं उनसे मुलाकातें, अक़वाम मुत्तहिदा में उनका खिताब, फिर एहतजाजी मुजाहरे जो वहाँ पर हो रहे हैं मोदी के खिलाफ, क्या ये सब कुछ कश्मीर के मामले पर किसी बड़ी पेशरफ्त का सबब बन सकता है या फिर अक़वाम मुत्तहिदा में मसला कश्मीर बस ये समझा जाए कि सिर्फ एक बहस मुबाहिसा और लफाजी खिताब तक ही महदूद रहेगा। इस सब पर मैं बात करूंगी। मेरे साथ वाशिंगटन से हमारे रिपोर्टर खुरम शहजाद हैं, उसके बाद हम साबिक तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा तस्नीम असलम साहब हमारे साथ होंगी। बहुत शुक्रिया। खुरम, ये बताइएगा, इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म बाकायदा अपनी मसरूफियात का आगाज़ कर चुके हैं। सबसे पहले कुछ चीदा अहम जो उनकी मसरूफियात का शेड्यूल है, अहम शख्सियात से जो मुलाकातें हैं, वो कुछ डिटेल ज़रा सबसे पहले वो शेयर कर दें। जी बिल्कुल, अभी से थोड़ी देर पहले ही जो कुमी नेडो जो सेक्रेटरी जनरल है एमनेस्टी इंटरनेशनल, उनके साथ मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने उनको कश्मीर के बारे में बताया, कश्मीर के अंदर होने वाली ज्यादतियों और रियासती दहशतगर्दी के बारे में बताया। और जो सेक्रेटरी जनरल है एमनेस्टी इंटरनेशनल के कुमी, उन्होंने भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को बताया कि उनको एक्सेस नहीं दी जा रही, उनको कश्मीर के जो जहां पे क्राइसिस एरियाज हैं वहां पे एक्सेस नहीं दी जा रही। तो काफी मुफस्सल 30 मिनट की मीटिंग अभी से थोड़ी देर पहले ही कंक्लूड हुई है। आज अभी लंच के फौरन बाद ज़ल्मे खलीलज़ाद, एम्बेसडर ज़ल्मे खलीलज़ाद, जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान से मुतल्लिका जो तालिबान टॉक्स को लीड कर रहे थे अमेरिका की तरफ से, उनके साथ भी मुलाकात है। और अफगानिस्तान और के जो मामला है उसके अंदर जो पाकिस्तान, अमेरिका और अफगानिस्तान की हुकूमत जो है उसके क्या मामला फ्यूचर के अंदर तालिबान टॉक्स के अंदर क्या हो सकते हैं, उसके ऊपर ब्रीफ एक सेशन रखा गया है ज़ल्मे खलीलज़ाद के साथ। सेनेटर लिंडसे ग्रैहम, उनके साथ भी आज ही मुलाकात हो रही है। लिंडसे ग्रैहम जो रैंकिंग मेंबर्स हैं और खासतौर पर फॉरेन रिलेशन कमेटी के वो रैंकिंग चेयर भी कर चुके हैं माजी में, तो उनके साथ भी मुलाकात है। लिंडसे ग्रैहम इज द ओनली पर्सन, जब पिछली दफा जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान यहाँ पे आए तो ज्यादातर मीटिंग्स के अंदर उनका इन्फ्लुएंस शामिल था। तो लिंडसे ग्रैहम के साथ मुलाकात है और कश्मीर के मसले को सेंटर ऑफ द ग्रेविटी उसको तौर पर डिस्कस किया जाएगा। पीटर मोरर जो इंटरनेशनल कमेटी फॉर रेड क्रॉस है, उनको क्या क्राइसिस है, उनके साथ उनको क्या मसाइल आ रहे हैं कश्मीर के अंदर, उसके ऊपर उनके एक ब्रीफ मीटिंग होगी जो 3 घंटे के बाद वो मीटिंग भी स्केड्यूल है आज के दिन की। इमरान खान जिनके साथ शाम सही, और इसके अलावा कुछ मीडिया ग्रुप्स हैं, मीडिया के नुमाइंदे हैं जिनके साथ इंटरव्यू भी करना है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने। अच्छा, ये बताइएगा, आज ह्यूस्टन में जो नरेंद्र मोदी जलसा करने जा रहे हैं, बहुत से जाहिर है उसको एक भारतीय जो लॉबी है बड़ा ज्यादा उसको प्रमोट कर रही है, सदर ट्रंप भी उसमें जाहिर है शरीक होने जा रहे हैं,
लेकिन जो कहा जा रहा है कि जो वहां पर एक मुखालिफ मुजाहरे शुरू हो गए हैं, टैक्सेस से बहुत सारे लोग, एक बड़ी तादाद में लोग वहां पर जा रहे हैं, जिसमें हैरानगी की बात कि उनकी अपनी सिख बिरादरी भी शामिल है जो मोदी मुखालिफ मुजाहरे वहां पर हो रहे हैं। इस बारे में कुछ जरा बताइएगा, उनके क्या मुतालिबात हैं? स्पेसिफिक कश्मीर के मामले को लेकर वो एहतजाज कर रहे हैं मोदी के खिलाफ, ऐसी कौन सी मोदी की पॉलिसीज हैं जो सिख बिरादरी भी सरापा एहतजाज बनी हुई है? जी बिल्कुल, 18 से 20 ह्यूमन राइट्स की जो तंजीमें हैं, रजिस्टर्ड तंजीमें हैं अक्रॉस अमेरिका, वो इस मुजाहरे में शिरकत कर रही हैं। इस मुजाहरे की अहम बात एक तो सिख, जैसा कि आपने मेंशन किया है कि सिख कम्युनिटी इसके अंदर इन्वॉल्व है, सिख जस्टिस फॉर सिख जो इस तरह की जो तंजीमें हैं वो भी इन्वॉल्व हैं, लेकिन इस्लामिक सोसाइटी ऑफ इंडिया वो इसको भी लीड कर रही है। जो इंडियन अमेरिकन हैं यहाँ पे, वो भी इस रैली जो प्रोटेस्ट के अंदर वो शामिल है। अक्रॉस अमेरिका एक ड्राइव चल रही है कि ह्यूस्टन पहुंचना है, तो बहुत बड़ी तादाद में लोग वहां पे पहुंच रहे हैं। ह्यूमन राइट्स की जो तंजीम, अमरीकी ह्यूमन राइट्स की जो तंजीम है, वो भी इसको लीड कर रही है। इसके अलावा जो सिख बरादरी है, जो जूश जो कम्युनिटी है, उसके भी रिप्रेजेंटेटिव जो न्यूयॉर्क से भी और दीगर जगहों से भी वो भी पहुंच रहे हैं। इसके अलावा अमेरिकन की बहुत बड़ी तादाद होगी, पाकिस्तान और कश्मीरी ऑब्वियसली वो बहुत बड़ी तादाद में वहां पे पहुंच रहे हैं। मुजाहरे का जो मोमेंटम है वो भी उस अपनी जगह पे बहुत सॉलिड है, वो बहुत साउंड एक मैसेज जो है वो डिलीवर करने की आखिरी सवाल का जवाब दे दे, आखिरी सवाल का जवाब वो ये कि आप भी जानते हैं कि सदर ट्रंप को ये तजवीज दी गई अमेरिकी कांग्रेस के कुछ लोगों की जानिब से, कुछ अरकान की जानिब से कि मोदी और वजीर आज़म इमरान खान की मुलाकात करवाई जाए, कश्मीर के मसले को लेकर कोई मुज़ाकरात किए जाए, कोई बात की जाए। व्हाइट हाउस ने इस तजवीज को कितना संजीदा लिया है? जी ये तजावीज मल्टीपल जो इन्फ्लुएंशियल सोर्सेज थे उनकी तरफ से प्रेसिडेंट ट्रंप को जा रही थी, और प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने तौर पे, ये जो हमारे सोर्सेज है उसके मुताबिक प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने तौर पे इसके लिए कोशिश भी की थी। लेकिन जो और इसमें जो हैरत की बात यह है कि जो पीएम मोदी जो है वो इस वक्त बैकफुट पे खेल रहे हैं, तो उन्होंने भी आमादगी शो कर दी। लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जो हमारे सोर्सेज है उसके मुताबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इस चीज को सख्ती से नॉकआउट कर दिया कि जब तक कश्मीर का मसला, कश्मीर के अवाम का मसला, कश्मीर के लोगों के जज्बात का मसला जब तक वो हल नहीं होगा, पाकिस्तान की पोजीशन ये है कि 370 और 35 को जो सस्पेंशन है उसको रिवोक किया जाए। और पाकिस्तान ने इसके ऊपर पोजीशन ली है कि ये जो हैंड शेक जेस्चर होगा, अगर वो साइडलाइन पे भी होता है यूनाइटेड नेशन के अंदर प्रेसिडेंट ट्रंप की मौजूदगी में भी, ये भी एक कश्मीर काज को हर्ट करेगा, लोगों की फीलिंग्स को हर्ट करेगा। और पाकिस्तान की जो अब तक कोशिशें हैं उसको इंटरनेशनल जो लेवल के ऊपर पाकिस्तान ने भी इसको इतना उजागर किया, उसको भी ये नुकसान पहुंचाने के बराबर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम शहजाद। हमारे साथ है साबिक तर्जुमान दफ्तर खारजा तस्लीम असलम साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया तस्लीम साहिबा। तस्लीम साहिबा, वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा कश्मीर के हवाले से यकीनन बड़ा इंपॉर्टेंट करार दिया जा रहा है, लेकिन जिस फोरम पर वज़ीर आज़म बात करने जा रहे हैं, इस फोरम पर खिताबात को महज रस्मी, महज लफाजी हमेशा कहा जाता है, और कहा जाता है कि सिर्फ एक रस्मन एक कार्रवाई होती है जिसको अदा करना होता है। लेकिन मौजूदा कश्मीर की सूरत हाल को लेकर आपको क्या लगता है, जो मौजूदा सिनेरियो चल रहा है कश्मीर का, वज़ीर आज़म का ये जो खिताब है ये कितना इंपॉर्टेंट होगा? और उससे बढ़कर वज़ीर आज़म पूरी दुनिया को ये मसला समझाने में, दुनिया को ये रियलाइज करवाने में कि मोदी ने क्या बर्बरियत मचाई हुई है, कितना कामयाब हो जाएंगे कि दुनिया सोचे और कुछ रिलीफ मिल सके कश्मीरियों को? ये बात सही है कि यूएन जनरल असेंबली में हर मुल्क से आते हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव लीडर्स आते हैं या फॉरेन मिनिस्टर्स आते हैं, वो अपने मुल्क की पॉलिसी, ग्लोबल इश्यूज पे स्टेटमेंट्स देते हैं। कभी वो इंटरेस्ट से सुनी जाती हैं, कभी नहीं। लेकिन जिस सिचुएशन पे प्राइम मिनिस्टर बात करेंगे, ये ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी का इशू भी है और ह्यूमन राइट्स का बहुत सीरियस इशू भी है, और इसमें ग्लोबल इंटरेस्ट है। तो दुनिया को भी इंतजार होगा कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान क्या कहने जा रहे हैं। पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि जो आपने देखा होगा कि ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस और इंटरनेशनल मीडिया ने इसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है, बहुत इसको कवरेज दी है।
और उसका इम्पैक्ट भी आपको नजर आ रहा है कि आपके रिप्रेजेंटेटिव बात कर रहे थे न्यूयॉर्क से कि मोदी का जो आज इवेंट हो रहा है हाउडी मोदी, उसमें जितने लोग इतनी कोशिश से एक स्टेट का पूरा पावर लगा के और इंडिया की इतनी बड़ी कम्युनिटी जितने लोग उन्होंने उस एरेना के अंदर जमा किए हैं, उतने ही लोग बाहर जो लोगों को किसी हुकूमत ने ऑर्गेनाइज नहीं किया, खुद से ऑर्गेनाइज होके डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, उतने ही लोग बाहर पहुंचे हुए हैं। और आपको बहुत एक वैरायटी नजर आएगी, क्रॉस सेक्शन ऑफ पीपल आते हैं, पाकिस्तानी है, ऑफ कोर्स कश्मीरी हैं, इंडिया से मुसलमान हैं, फिर लोकल एक्टिविस्ट हैं, ज्यूइश कम्युनिटी है, जो कि एक बाकी ह्यूमन राइट्स की डायमेंशन के अलावा ये चीज भी साबित करती है कि जो प्राइम मिनिस्टर ने मोदी को हिटलर से कंपेयर किया और उनकी पॉलिसीज को जेनोसाइड कम्युनिटी की हॉलोकॉस्ट से कंपेयर किया, तो वो चीज रेजोनेट की है और लोगों के साथ ये चीज रजिस्टर हुई है। और अभी न्यूयॉर्क में भी जब ये न्यूयॉर्क पहुंचेंगे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, तो वहां पे भी इनको ग्रीट करेंगी इसी तरह के बड़े बड़े प्रोटेस्ट। तो एक लेवल पे ये चीज बहुत खुशाइंद है। जाहिर है कि हुकूमतों की अपनी इंटरेस्ट हैं, लेकिन इम्पैक्ट होता है। आपने देखा होगा आज बर्नी सैंडर्स ने एक और आर्टिकल लिखा है प्रेसिडेंट ट्रंप की मोदी के इवेंट में पार्टिसिपेशन के ऊपर, कि ऐसे मौके पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं जहां इंडिया में और ऑक्यूपाइड कश्मीर में इतना ज्यादा जुल्म हो रहा है और जेनोसाइड की तैयारियां हो रही हैं। फिर आपने देखा होगा कि ब्रैड शर्मन जो बहुत इंडिया के कॉकस के मेंबर भी हैं और आज से 2 हफ्ते पहले जो मैसेजेस कर रहे थे बाकी कांग्रेस में अपने कोलीग्स को कि हमें इस इवेंट में पार्टिसिपेट करना चाहिए, उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में इतना स्ट्रांग रिएक्शन आया कि यस्टरडे he decided not to participate, तो वो पार्टिसिपेट नहीं करे। कहाँ वो दूसरों को इनवाइट करे। अगर इस चीज को, इस बात को एक साइड पर रखा जाए कि प्रेसिडेंट ट्रंप मोदी के जलसे में शरीक हैं, जाहिर है उनके अपने मफादात हैं, एक स्ट्रांग लॉबी है जिसने 2016 के इंतखाबात में बड़ा सपोर्ट किया और अब जाहिर अगले साल फिर इंतखाबात होने, उनके अपने इंटरेस्ट हैं। लेकिन इसके बावजूद क्या प्रेसिडेंट ट्रंप अपने जोरे बाजू पर भारत को, मोदी को कश्मीरियों के लिए पाकिस्तान से मुज़ाकरात या उधर फौरी रिलीफ दिलवाने में किसी हद तक प्रेशर डाल सकते हैं, और बावजूद इसके कि भारत इनकार कर चुका है कि तीसरे फरीक की उन्हें मुदाखलत कबूल नहीं है, तो ऐसे में मजीद क्या रोल प्ले कर सकता है अमेरिका? देखिए, सबसे पहले तो अगर वाकई ही इंडिया को ये प्रेशर डाला जाता और एक टेसिटली दूसरी तरफ ना देखा जाता, तो शायद इस वक्त तक कश्मीरियों के जो वहाँ पे लॉकडाउन है, जिस किस्म की एक वेल के पीछे ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं, लोगों को मारा पीटा जा रहा है। आज की एक मैं खबर पढ़ रही थी, रिपोर्ट किसी वेस्टर्न मीडिया सोर्स से, जो लोकल उन तक खबरें पहुंची हैं कि औरतों को भी उठा के उनको मारा जाता है और कुछ औरतों की तस्वीरें भी थी कि उनके टखनों पे, टांगों पे कितनी चोटें हैं। तो इस किस्म की बर्बरियत के रात को घरों पे रेड किया जाता है, वहां से लोगों को उठाया जाता है। तो ये रिलीफ जो है, इतनी अगर ग्लोबल कम्युनिटी अपने वेस्टर्न इकोनॉमिक इंटरेस्ट या पॉलिटिकल एजेंडाज पे नहीं खेल रहे होते, तो शायद इंडिया को इतना किया जा सकता। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का अगर आप ये कहें कि उन्होंने इंडिया का जो इमेज जिस तरह खराब किया और जिस तरह अब बात हो रही है, वॉशिंगटन पोस्ट ने कहा दूसरे कि इंडिया की डेमोक्रेसी को रेट कर देना चाहिए, क्योंकि वहां पे जिस तरह कश्मीर एक ऑक्यूपाइड लैंड में वो बिहेव कर रहे हैं, जिस तरह इंडिया में आसाम में हो रहा है कि अपने ही सिटीजन्स को आप उनकी सिटीजनशिप कैंसिल करके उनको स्टेटलेस बना के आप उनको कंसंट्रेशन कैंप्स में डालें, तो ये आपको नजर आता है कि ये सारा जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर
से पहले जिस तरह जो चीजें हो रही थी, ये उसी किस्म के आपको पॉलिसीज अच्छा, नजर आ रही। बड़ी आम बात, आपने पिछले दिनों भारतीय वज़रा के बयानात देखे होंगे, सुने होंगे, उनके वज़ीर दाखिला अमित शाह, उनके वज़ीर ख़ारजा, जो पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर, वो कहते हैं कि हमारे ज़ेर इख्तियार होगा। आज़ाद कश्मीर जिसे वो पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर कहते हैं, वो कहते हैं हमारे ज़ेर इख्तियार होगा। फिर जयशंकर जो भारतीय पहले वज़ीर ख़ारजा रह चुके हैं, वो भी कहते हैं कि हमारे ज़ेर इख्तियार होगा। आपके ख्याल में जनरल असम्बली के खिताब से तकरीबन 10 दिन पहले इन्होंने ये बात की, जनरल असम्बली के खिताब से पहले ये बात करना, आपको क्या लगता है कि मोदी जो है ये दुनिया को भारत किस तरह जहनी तौर पर कायल कर रहे हैं, जहनी तौर पर तैयार कर रहे हैं कि जो आज़ाद कश्मीर है उसके लिए कोई लॉबिंग कर रहे हैं, वहाँ के लिए कोई प्रोपेगेंडा हो रहा है, कोई दुनिया को कोई मैसेज दिया जा रहा है इस तरह के बयानात करके? देखिए, इसको आप 2-3 लेवल्स पे देख सकते हैं। एक तो ये है कि अगर आप इसकी एक बनायन इंटरप्रिटेशन करें तो वो ये हो सकती है कि भारत इस वक्त या भारत की लीडरशिप जो वो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में कर रही है, वो पाकिस्तान को थोड़ा सा एक बैकफुट पे करने के लिए ये बात कर सकते हैं। सेकेंडली, एक ये बेट भी हो सकती है उन मुल्कों के लिए जो सीपैक के बहुत खिलाफ हैं, जो चाइना की डेवलपमेंट का रास्ता रोकना चाहते हैं, कि अगर ये भारत ले लेता है तो फिर सीपैक और BRI इन सब चीजों को वो डिरेल कर सकेगा और चाइना की जो ग्लोबल आउटरीच है उसको किसी तरह से स्टैम्प कर दिया जाएगा। उसमें बहुत लोग, आप भी जानती हैं, हम सब लोग जानते हैं कि बहुत मुल्क हैं और बड़े बड़े इन्फ्लुएंशियल मुल्क हैं जो नहीं चाहते कि सीपैक बने, तो वो एक उनके लिए भी एक कैरेट हो सकती है। तीसरी चीज है जो हमें समझने की जरूरत है कि ये वाकई जो RSS ड्रिवन हुकूमत है भारत की, वो ये एक्चुअली बिलीव करती है कि उन्होंने आज़ाद कश्मीर, ना सिर्फ आज़ाद कश्मीर बल्कि उन्होंने आगे चल के पाकिस्तान को भी लेना है। और ये स्टेटमेंट्स भी आपको नजर आएंगी कि जो अनफिनिश्ड एजेंडा है 47 का, वो कश्मीर नहीं है, वो पाकिस्तान को वापस भारत में मिलाना है। तो ये 3 लेवल पर है। लॉन्ग टर्म में बीजेपी का ये ख्वाब है, RSS का ये ख्वाब है कि, और जो गोडसे जिसने गांधी साहब को कत्ल किया था, उसकी राख रखी हुई है कि जब पाकिस्तान दोबारा ले लिया जाएगा तो उसकी राख यहाँ पे लाके दरिया सिंध में उसको बहाया जाएगा। तो वो, और गॉडसे इनका हीरो है। तो ये उस लेवल पे उनकी जो एक मैथोलॉजी, एक थिंकिंग है लॉन्ग टर्म के, उन्होंने अखंड भारत बनाना है और उसमें बहुत से लोग हैं जो उस पर काम भी करें डिफरेंट तरीकों से, वो भी है। लेकिन इसके दूसरे 2 और लेवल भी हैं जिस पे ये मैसेज दिया गया है। और आप किसी दूसरे मिनिस्टर का तो कह सकते हैं कि पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, लेकिन जब भारत का एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और उसमें वो ये बात करे, तो उसको सीरियसली लेने की जरूरत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नाज़रीन। मशरिक़ वुस्ता में कशीदा होती हुई सूरत हाल एक जंग को दावत दे रही है। 14 सितंबर को सऊदी अरब में अरामको ऑयल फील्ड पर हौसी बागियों की जानिब से किए जाने वाले ड्रोन हमलों की जिम्मेदारी अमेरिका और सऊदी अरब की जानिब से ईरान पर लगाई गई, जबकि ईरान ने इस इल्जाम की तरदीद की। सऊदी अरब का यह कहना है कि इसके पास ऐसे शवाहिद मौजूद हैं जो ये साबित करते हैं कि उसकी तेल जो तनसीबात पर हमले हुए हैं, इसके पीछे ईरान का ही हाथ है। सऊदी अरब ने आलमी बिरादरी से इसके खिलाफ इकदाम उठाने का मुतालबा भी किया है, जबकि ईरान का यह कहना है कि इन इल्जामात का मकसद सिर्फ ईरान पर अमरीकी दबाव बढ़ाना है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। मशरिक़ वुस्ता की कशीदा होती हुई सूरत हाल के बाद अभी सवालात उठ रहे हैं कि क्या सऊदी अरब और ईरान में बराह रास्त जंग हो सकती है, और अगर जंग शुरू हुई तो क्या वो तीसरी आलमी जंग की जानिब पहला कदम होगा। दूसरी जानिब अमरीका ने सऊदी अरब में अपने मजीद फौजी भेजने और ईरान पर पाबंदियां मजीद सख्त करने का भी ऐलान कर दिया है। सवाल अब यह है कि मशरिक़ वुस्ता में बढ़ती हुई जो कशीदा एक सूरत हाल है, इसमें पाकिस्तान क्या रोल प्ले कर सकता है। बात करने जा रही हूं मैं, जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपका। जनरल साहब, एक हफ्ता पहले जब सऊदी अरब में तेल तन से बात को टारगेट किया गया, निशाना बनाया गया, जिसके बाद सऊदी अरब और अमेरिका ने इसकी सारी जिम्मेदारी डाली ईरान पर। ईरान को ही इन हमलों का जिम्मेदार वो समझ रहे हैं, लेकिन ईरान कहता है
कि पिछले 4.5 सालों की जो आपने यमन में जो बदतरीन जंगी जराइम आपने किए हैं, अब जाहिर है वहां से रिएक्शन तो आना है, तो ये उसी का नतीजा है। इसके बाद हम देख रहे हैं कि जो अमेरिका इकदाम कर रहा है, सऊदी अरब में अपनी फौजें भेज रहा है, ईरान पर पाबंदियां लगाने के मजीद मुतालिबात किए जा रहे हैं, जंग के खतरात बढ़ना शुरू हो गए हैं, दोनों जानिब से इशारे भी दिए जा रहे हैं। तो कितनी अलार्मिंग सिचुएशन है ये मिडिल ईस्ट के लिए जनरल साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सिचुएशन तो अलार्मिंग है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कोई फौरी तौर पे जंग की तरफ बढ़ रही है। ये सारा एक पूरे प्लान के तहत सारा काम किया गया है। आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो आपको याद होगा कि कुछ महीने पहले, 1-2 महीने पहले, 2 महीने पहले ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ और हमारे ये जो गल्फ का एरिया है, यहाँ पे जहाज़ों के ऊपर हमले होने शुरू हुए जी। और जो टैंकर्स थे, ऑयल टैंकर्स, उनमें किसी पे के जी इस पे माइन, कोई मैग्नेटिक माइन थी, वो लगी हुई, और उन्होंने अमरीकियों ने फौरन कहना शुरू कर दिया कि ईरान ने लगाई। भाई, ईरान इतने अरसे से ईरान यहाँ झगड़ा चल रहा है, ईरान को अचानक कैसे ख्याल आ गया कि वो ये काम शुरू कर दे? लेकिन इस काम की आड़ में अमरीका को मौका मिला और अमरीका ने फौरन गल्फ कंट्रीज को और मिडिल ईस्ट को सबको ये कहा कि जनाब, आपको तहफ़्फ़ुज़ की जरूरत है ताकि आपके जहाज महफूज तरीके से गुजर सकें, लिहाजा हम अपनी नेवी भेज रहे हैं। लिहाजा उन्होंने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स और नेवी के जहाज ला के तो यहाँ हमारे इलाके में, हमारे अरेबियन सी में खड़े कर दिए, जहाँ से वो हमारी ग्वादर पोर्ट पे भी निगाह रख सकते हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ और चाबहार पे भी नजर रखते हैं, बाबल मंदब पे भी उनकी नजर है, और वो पूरा इलाका जो है वो उन्होंने अपनी नेवी से कंट्रोल कर लिया। अब जनाब उनको अपने ट्रुप्स भेजने थे यहाँ पे। अब ट्रुप्स के लिए भी बहाना चाहिए, और ये मैं सारा आगे बताता हूं कि क्या अब उस बहाने के लिए ये टेक्नोलॉजी जो इस्तेमाल हुई है, जिससे 2 रिफाइनरीज तबाह हुई सऊदी अरेबिया की, और पैट्रियट मिसाइल लगे हुए थे जमीन पे जिन्होंने दिफा करना था और वो डिटेक्ट नहीं कर सके, ये सारा अरेंजमेंट या अमेरिका के पास है या इजराइल के पास है। अच्छा। ये किसी और के पास है नहीं। चुनाचे इसमें बहुत बड़ा शक है, और बहुत सारे इंटरनेशनल एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि ये इजराइल ने अपनी साजिश के तहत ये काम किया है। अच्छा। और ये यहाँ पे भी होता है, एक धमाका होता है, एक धमाका अगर हो जाए और उसका कोई आपको उस धमाके का क्लेम ना कोई ले, तो मुमन तालिबान या कोई क्लेम ले लेता है कि चले हमारी इसमें चौधराहट हो जाएगी कि हमने ये काम किया। जिस तरीके से फिर अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट है, अमेरिका का इंटरेस्ट है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो चाइना जो है वो ईरान में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, $400 अरब की इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अमेरिका सऊदिया के साथ खड़ा है, चाइना के वहां पर अपने इंटरेस्ट है ईरान में, जाहिर है वो अपने मफादात को ठेस नहीं पहुंचने देगा। तो ये एक आलमी तनाज़ा जो बन गया, ये कहां खत्म होगा फिर जाके? मैं पूरी कहानी अभी आपको एक्सप्लेन करूं ना। अब इसमें ये ला के उन्होंने फौरन इधर ये हुआ, ये जो अटैक हुआ सऊदी अरेबिया में, और उधर पॉम्पियो ने स्टेटमेंट दे दी कि जी ये ईरान ने कराया है और हमारे पास सबूत है, ये वो सबूत ना दिखाओ ना करो। और सऊदी अरेबिया हथे चढ़ा हुआ, सऊदी अरेबिया को उन्होंने जो सबूत पकड़ा दिया, जैसा भी वो लेके बैठे। लेकिन हुआ क्या, अब वहां पे वो फौज आ जाएगी, यहां नेवी आ गई समंदर में, उधर फौज आ गई, इस सारे का खर्चा जो है वो उठाएंगे ये गल्फ कंट्रीज और मिडिल ईस्ट और ये सऊदी अरब, क्योंकि उनको ये बावर कराया गया है कि ये आपके दिफा के लिए, हमें तो नहीं जरूरत थी, हम तो आपके दिफा के लिए आए हैं, आपके जहाज ये ईरान ने किया लिहाजा। और अगर ईरान के खिलाफ कुछ करना भी हुआ तो इन्हीं के हाथों करवाएंगे, इनको कहेंगे कि जी ईरान कर रहा है, आप मारें, मिसाइल लगाएं इनके ऊपर। तो दोनों तरफ से ये मुसलमान आपस में लड़ेंगे, खर्चा इसका सारा जो है वो ये खुद देंगे हमारे अरब भाई, और अमेरिका अपनी गेम पूरी करेगा इस खित्ते को डिस्टेबलाइज करके। अब उसमें जो एडवांटेज उसको मिलता है वो ये है कि अगर ईरान डिस्टेबलाइज होता है तो चाइना की इन्वेस्टमेंट भी शको शुबे में पड़ जाएगी, चाइना कैसे इन्वेस्टमेंट आगे लेके जाएगा। गवादर पोर्ट वो इस्तेमाल करनी चाहता है, उन्होंने चाइना कंटेनमेंट का अमेरिका ने इतना मेहनत की, 4-5 मुल्कों के साथ मुआहदा कराया, भारत को लगा रहे, और आपने जनाब यहां से उनको चाइना को रास्ता दे दिया गवादर का। तो जो उन्होंने इतना लंबा चक्कर काट के मलेशिया से, स्ट्रेट ऑफ मलाका से आना था, वो यहां आपने डायरेक्ट उनको दे दिया, उसके लिए उन्होंने ला के यहां पे सब कुछ खड़ा कर दिया। चाइना के लिए कंटेनमेंट मुकम्मल हो गई। अब चीज ये है कि ये उनके स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं,
उनको एक मकाराना तरीके से वो पूरा कर रहे हैं, जिसमें इजराइल जो है वो भी शामिल है, उसका भी मामला हल हो रहे हैं। अमेरिका को खर्चा नहीं उठाना पड़ा, फौज भी आ गई। अब आपने ये सारा कुछ यहाँ पे लाके पहले से रख दिया है, तो जंग का माहौल तो आपने बना दिया। डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की जा रही है। ईरान अगर डिस्टेबलाइज होता है, ज़रा ईरान को मिलकर सबने अगर टारगेट करना है, हमारा हमसाया मुल्क है, इसके हम पर क्या असरात आ सकते हैं डायरेक्टली? देखें जी, पहली बात तो ये कि मुझे डायरेक्ट जंग का, मेरे ख्याल के मुताबिक डायरेक्ट जंग का खतरा नहीं। ये सारा कुछ किया जो जा रहा है ये चाइना की कंटेनमेंट है कि चाइना के सामने लाके रख दिया जाए, बहाना ईरान का है। अच्छा, लेकिन मिसाल के तौर पे अगर ईरान के ऊपर अगर ईरान पे हमला कर दिया जाए और हो भी जाए जंग, तो बात बड़ी सीधी सी है, पाकिस्तान को इस किस्से में न्यूट्रल रहना चाहिए सियासी तौर पे, और वो अपनी पार्लियामेंट से ये उसी तरह जिस तरह हमने यमन के मामले में कराया था इसी तरह डिबेट करा के कराएं। लेकिन फॉल आउट आएगा। फॉल आउट ये है कि ईरान से हो सकता है ईरानी बलूचिस्तान से रेफ्यूजीज आने शुरू हो जाए। ये भी हो सकता है कि बाज अमेरिका चूंकि अफगानिस्तान में मौजूद है तो इंटेलिजेंस वगैरह का सेटअप यहाँ पे आके उनके हरकारे CIA के लोग वो इंटेलिजेंस वगैरह का काम। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब हमारे साथ थे। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, बात करेंगे कि क्या मौलाना फजलुर रहमान का धरना मुमकिन है भी या नहीं। वापस आते हैं एक छोटे से वक्त के बाद। नाज़रीन, वाक़फ़ान हाल का तज्ज़िया यह है कि मौलाना फजलुर रहमान अपनी सियासी बका की जंग लड़ते हुए अब नज़र आ रहे हैं, और मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से दिए जाने वाले धरने की कॉल ही उन्हें सियासी मैदान में जिंदा रखे हुए है। वरना 2018 के इंतखाबात में बदतरीन शिकस्त के बाद से वो तकरीबन सियासी गेम से आउट हो चुके थे। इसी साल जून में मौलाना फजलुर रहमान की कोशिशों से हम जानते हैं मरीम नवाज और बिलावल की मुलाकात होती है, जिसके बाद फिर अपोजिशन हमें एक पेज पर भी नजर आई। लेकिन चेयरमैन सेनेट का जब इंतखाब होता है, इलेक्शन होता है, उसके खिलाफ नाकाम अदम एतमाद की करारदाद में अपोजिशन जो इत्तेहाद है इसमें एक बार फिर से दरारें डाल दी। अपोजिशन इत्तेहाद की हुकूमत मुखालिफ लॉकडाउन की कॉल के बाद अब पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों ही मजहबी मामलात को लेकर सियासत करने से गुरेजा हैं, और अब मौलाना फजलुर रहमान अपनी ही इत्तेहादी जमातों से ये कह रहे हैं कि इंतखाबी नताइज तस्लीम ना करने का फैसला सबका मुतफ़िका था। अब कहा जा रहा है कि हम मजहब की बात कर रहे हैं, सियासी जमातें अपनी पोजीशन को वाज़ेह करें। इस सूरत हाल में आज मौलाना फजलुर रहमान की अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से मुलाकात भी हुई है, जिसके बाद शहबाज शरीफ ने धरने में शिरकत के लिए 30 सितंबर तक अब वक्त मांग लिया है, जबकि दूसरी जानिब हुकूमती हलकों की जानिब से भरपूर यकीन से कहा जा रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान धरना नहीं देंगे। विफाकी वज़ीर रेलवे कहते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान को पैगाम भिजवा दिया कि गर्म जगह पर पाँव न रखें। इसी पर मैं बात करने जा रही हूँ। मेरे साथ मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जनरल रिटायर्ड सेनेटर अब्दुल कयूम साहब मौजूद हैं, उनसे मैं बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। जल साहब आपका। जल साहब, शहबाज शरीफ साहब ने तो कहते कि 30 नंबर को फैसला करेंगे, लेकिन आप लोग जो बात कर रहे हैं, जो पीपल्स पार्टी भी बात करे कि धरने में मजहबी कार्ड इस्तेमाल हुआ है तो हमारा ताल्लुक नहीं होगा। बहरहाल इसके साथ आप लोगों के 3 मुतालबात भी हैं, वो ये कि मौलाना फजलुर रहमान का अगर आपने साथ देना है, वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा दें, असम्बलियों को तहलील करें, मुल्क में नए इलेक्शन करवाएं। और मेरा सवाल ये है कि जब इमरान खान ने धरना दिया था उनका भी ये मुतालबा था, नवाज शरीफ जो हैं वो इस्तीफा दे दें, घर चले जाएं, असम्बलियां तहलील हो, दोबारा से इलेक्शन हो। लेकिन उस वक्त तो 126 दिन का उन्होंने धरना दिया, किसी ने कोई उनके मुतालबात पर कान नहीं धरे। तो आप लोग क्या सोच कर ये मुतालबात कर रहे हैं? कैसे नवाज शरीफ ने इस्तीफा नहीं दिया, इमरान खान इस्तीफा कैसे देंगे? देखिए शाजिया, बुनियादी बात जो है वो ये है कि किसी भी लीडर की अपने तौर के ऊपर जो आवाज़ है उसके अंदर असर पैदा करने के लिए ये ज़रूरी है कि पब्लिक की पजीराई हो। और इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर जब आप नवाज शरीफ को कह रहे थे कि रिज़ाइन करो तो पब्लिक देख रही थी कि उनकी परफॉर्मेंस क्या है। मोटरवेज बन रहे थे, एयरपोर्ट्स बन रहे थे, GDP 5.8 तक चली गई थी, आपकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही थी, आपकी इकोनॉमी का साइज 320 बिलियन। जब इस्तीफे का मुतालिबा था तब क्या कारकर्दगी थी वो बताएं। देखे फॉर श्योर उस वक्त ये एक दिन में तो ये चीजें नहीं आ जाती,
इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज मौलाना फजलुर रहमान साहब का मुतालबा हो या हमारी हुकूमत का मुतालबा हो, इसके अंदर इसकी जो ताकत है वो अवाम की अपनी जो सोच है वो होगी। और अगर अवाम बददिल हो जाएं, पब्लिक खुश हो ना लीडर के साथ, तो जितने मर्जी है अपोजिशन के लीडर जितना मर्जी है जोर लगा रहे हैं, कुछ नहीं होता। लेकिन अगर पब्लिक के पेट के अंदर कुछ ना हो, महंगाई हो, आप देखें कि उनकी जो इन्फ्लेशन अपने तौर के ऊपर बहुत ऊपर चली जाए, अनएम्प्लॉयमेंट हो, तो लोग अगर तंग आ जाएंगे तो फिर अगर ये लीडर आगे नहीं भी आएंगे तो पब्लिक सामने आ जाएगी। जनरल साहब, ये तो नजर आएगा जब लोग आप लोगों के साथ निकलेंगे। अभी उससे पहले तो कुछ नहीं कहा जा सकता ना। इन्हीं लोगों ने तो उन्हें इमरान खान को वजीर आजम बनाया है, उन्होंने तो वोट दिए, तो कैसे वो फिर बाहर निकलेंगे? लेकिन आप अपना ग्राउंड सर्वे करा लें जी। आप वो लोग जिन्होंने वोट भी दिया इमरान खान साहब को या उनकी हुकूमत की सपोर्ट भी कर रहे थे, आज वो नहीं कर रहे। देखिए, अगर कोई एक लीडर खड़ा होकर कहता है ना मैंने धरना देना है और मैंने ये वो कर देना है, पीपल विल असेस के मोटिव क्या है। अभी अगर ये इकानमी आपकी नहीं चल रही, मुल्क के हालात मखदूश हैं, आगे लाइट एट द एंड ऑफ द टनल आपको नजर नहीं आ रही, अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है और महंगाई जोरदार तरीके से ऊपर जा रही है, तो फिर उसके अंदर लोग आग बजाने में उसके दो तरीके हो सकते हैं। जब इमरान खान ने धरना दिया था तो आप लोगों ने बड़ा इस पे एतराज किया था ना कि मुल्क की मईशत का बड़ा नुकसान हो गया, 126 दिन का धरना दे दिया, चीनी वफ्द ने आना था, बड़े मुआहदे होने थे, सब कैंसिल हो गया। अब अगर लॉकडाउन आप लोग करेंगे मौलाना फजलुर रहमान के साथ मिलकर, अभी भी IMF के साथ हमारे मामलात चल रहे हैं, कि अभी कोई नुकसान नहीं होगा? ऑलरेडी सिचुएशन ठीक नहीं है। ऑलरेडी सिचुएशन इतनी गंभीर है कि और क्या आपका नुकसान होगा जब आपका कुछ भी नहीं। उस वक्त आपका सी पैक ऑन ग्राउंड आ गया। फर्स्ट टाइम इन आवर हिस्ट्री चाइनीज ये रेडी हो गए कि हम ये इसके ऊपर 46 या 50 बिलियन डॉलर्स लगाने को तैयार है। चाइनीज प्रेसिडेंट विजिट करके वो साइन करना चाहता था। तो दैट इज व्हाट वी वर सेइंग कि जी आपको अगर प्रोटेस्ट करना आपका जमहूरी हक है, लेकिन उसकी हदूदों को यूद होनी चाहिए। इन्होंने तो ये कहा कि देखिए कफन उठा के आए हुए थे इनके कजन भी, आपको पता है, और इन्होंने कहा अंदर जाएंगे, पार्लियामेंट भी लॉकडाउन हो गई थी, सुप्रीम कोर्ट भी बंद हो गई थी, प्राइम मिनिस्टर हाउस पे भी अटैक का था आपका PTV के ऊपर अटैक हो गया था। इन्होंने तो सारी हदूद करा। अच्छा, वैसे पीपल्स पार्टी उस वक्त भी कहती थी जमहूरियत को हम डीरेल नहीं होने देंगे। जब उनसे सवाल होता था ना कि आप लोगों ने धरने में साथ क्यों नहीं दिया, आप लोग भी तो बात करते थे ना कि धांधली हुई है। जरदारी साहब ने खुद कहा था कि RO का इलेक्शन है, तो पीपल्स पार्टी ये जवाब देती थी हम जमहूरियत को डीरेल नहीं करना चाहते। वो आज भी यही कहते हैं कि हम नहीं चाहते कि इस हुकूमत को गिराया जाए। तो आप फिर अकेले इस मिशन पर मौलाना साहब के साथ निकलेंगे या पीपल्स पार्टी होगी फिर आपके साथ? क्योंकि उनका ये मिशन नहीं है कि हुकूमत देखिए जमहूरियत को डीरेल कोई भी नहीं करना चाहता, क्योंकि हमारा मफाद पाकिस्तान की बका की ज़ामत जमहूरियत है। लेकिन अगर आप इंटरनली इतने वीक हो, गवर्नेंस आपकी इतनी जीरो हो जाए, आपकी क्रेडिबिलिटी कुछ न रहे मुल्क के अंदर, आपकी कोई चीज विजन सामने नजर ना आए, तो फिर आपके पास आईनी रास्ते हैं ना। मसलन एक नो कॉन्फिडेंस का रास्ता है। अगर कुछ ग्रुप्स, अगर इनकी कोलिशन गवर्नमेंट है और वो भी कन्विंस होते हैं तो दिया। सेकंड ये है कि आप प्रेशर देते हैं। चेयरमैन सेनेट के उसमें साथ दिया नहीं, चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के आपके अपने लोगों ने आपका साथ नहीं दिया, तो नो कॉन्फिडेंस में कौन साथ देगा? नहीं बीबी, देखे ना, ये तो आपकी अपनी सोच है ना, और ये शायद आप सच भी कहती हो कि साथ ना दें, उसके ऊपर और बहुत से फैक्टर्स उसमें शामिल होते हैं। और अगर वो फेवरेबल फैक्टर्स किसी तरीके से भी सामने आ गए तो फिर ये चंद दिन भी उसके ऊपर नहीं लग सकते। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि दूसरा तरीका ये है कि आप हुकूमत को प्रेशराइज करें और प्राइम मिनिस्टर को कहें कि वो रिजाइन करे और अर्ली इलेक्शन करें, लोगों की मैंडेट फ्रेश लें और उसके बाद जो कुछ हो फिर उसके मुताबिक हुकूमत को चलाया जाए। ये एक बड़ा आईनी और बड़ा जमहूरी एक डिमांड है जो कि की जा रही है। उसके ऊपर हमारी पार्टी ने 30 सितंबर तक टाइम लिया है और वो बैठ के फैसला करेंगे कि इसके अंदर क्या करना है और क्या नहीं। जहां तक मौलाना फजलुर रहमान साहब का ताल्लुक, आपने कहा कि वो अपनी पहचान को सामने देखिए, मौलाना फजलुर रहमान एक क्रेडिबल लीडर है। उनके वालिद साहब का ये एक ऐसा घराना है जिनकी कंट्रीब्यूशन है। एक इलेक्शन जीतने से आप लीडर नहीं बन जाते और एक इलेक्शन हारने से आप सियासी उफक से इतने बड़े कैलिबर का बंदा आउट नहीं हो सकता। तो इसलिए हमें रियलिस्टिक होना चाहिए। बेनजीर भुट्टो हटी थी,
तो दोबारा आ गई, नवाज शरीफ साहब गए थे तो दोबारा आ गए। बिल्कुल बिल्कुल, ये कोई ऐसी बात नहीं है। उनको सदा अहमियत कुछ दी भी जाए। नहीं रहता रहमान साहब, उनकी बात सदा कुछ सुनी भी नहीं जाए। रहता जनरल साहब, सदा कुछ भी नहीं जी, रहता। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जनरल साहब मेरे साथ थे। नाज़रीन, मुल्क में एहतसाब की तलवार सबके सर पर लटक रही है और अपोजिशन जमातों के रहनुमा एहतसाब की जद में ज़्यादा इसलिए आ रहे हैं कि वो गुज़श्ता हुकूमतों में गैर कानूनी और गैर आइनी तरीक़ों से खुद या फिर अपने ख़ानदान के अफराद को फ़वाइद देते रहे हैं। जबकि अब जाली अकाउंट्स केस का एक और किरदार सामने आया है जिसका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा से करीबी रिश्ता है। ज़राए से मालूम होने वाली इत्तलात के मुताबिक डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला की फैमिली के गिर्द अब घेरा तंग होने लगा है। जरा ये दावा करें कि डिप्टी चेयरमैन सेनेट के भाई नदीम मांडवीवाला अनवर मजीद से मिलने वाले 60 मिलियन रुपए के हवाले से बताने से गुरेजा हैं। कहा यह जा रहा है कि साबिक MD PIA एजाज हारून ने फेक अकाउंट्स केस के मरकजी किरदार अनवर मजीद को 144 मिलियन रुपए में किडनी हिल सोसाइटी में 12 प्लॉट फरोख्त किए। इसमें से 60 मिलियन रुपए सलीम मांडवीवाला के भाई नदीम मांडवीवाला के अकाउंट्स में ट्रांसफर किए गए, लेकिन उन प्लाटों की जो ट्रांजैक्शन है उसका कोई रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं है। हैरानकुन तौर पर एजाज हारून और अनवर मजीद ने इस ट्रांजैक्शन को अपने इनकम टैक्स के गोशवारों में भी जाहिर नहीं किया। जराए के मुताबिक नदीम मांडवीवाला मुख्तलिफ कामों के हवाले से अपने भाई जो डिप्टी चेयरमैन सेनेट हैं सलीम मांडवीवाला उनका असर रसूख भी इस्तेमाल करते रहे हैं और ये डलवाते रहे हैं। इसकी एक मिसाल ये है कि FBR के इंटेलिजेंस और इन्वेस्टिगेशन के डिप्टी डायरेक्टर ने टैक्स मामलात पर गड़बड़ पर इनकी कंपनी पर छापा मारा था, लेकिन फिर सलीम मांडवीवाला के दबाव में आकर उसके दबाव में प्रेशर में आकर महकमा के जो कुछ लोग थे उन्होंने उनको वापस भिजवा दिया था और अब आने वाले दिनों में हो सकता है कि वो डिप्टी चेयरमैन सेनेट के भाई को भी गिरफ्तार कर लें। सवाल ये है कि क्या इस गिरफ्तारी को भी अपोजिशन जमातें जो हैं ये इंतकाम का ही नाम देंगी? इसको भी कहा जाएगा कि सियासी इंतकाम है और ये सब कुछ हुकूमत के इमाम पर हो रहा है। नैब जो भी कर रही है हुकूमत के इमाम पर कर रही है। इस पर मैं बात करूंगी। माहिर कानून आरिफ चौधरी मेरे साथ है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आरिफ चौधरी साहब आपका। चौधरी साहब, आपने इस केस की डिटेल सुनी। जो सलीम मांडवीवाला के भाई हैं उनका अनवर मजीद से डायरेक्ट अब एक लिंक निकल रहा है, बेनामी अकाउंट्स का मामला है। जो अगर देखा जाए ओमनी ग्रुप, जाली अकाउंट्स, तो सारा एक तसलसल है जाली अकाउंट्स का, बेनामी जायदादों का, या वो जाली बेनामी अकाउंट्स हैं आपके फैमिली के नाम पर है या किसी ड्राइवर के नाम पर है, किसी मुलाजिम के नाम पर है। तो आपको लगता है ये भी उसी तसलसल की एक कड़ी है और इनके खिलाफ भी कार्रवाई उसी तसलसल से होगी? मुमासलत है इसमें? शाजिया बहुत शुक्रिया। बिल्कुल कार्रवाई उसी तरह होगी, लेकिन मामला बड़ा अजीबो गरीब है। हर वो चीज़ जो सामने लोगों को नज़र आ रही है, देखा जा रहा है कि किसी शख्स के घर से अरबों रुपए बरामद हो रहे हैं, करोड़ों रुपए की चीज़ें बरामद हो रही हैं और उसके पास मालियत जो है वो अरबों रुपए की है। उसका मंत्रा और लॉजिक एक ही है कि जनाब ये जो है इसके आबाओ अजदाद जो थे वो बहुत कुछ छोड़ के गए। बाद में पता चलता है कि आबाओ अजदाद बेचारे जो थे उनके पास तो किसी के पास साइकिल ज़्यादा से ज़्यादा कोई जायदाद निकली है, ये कायम खानी साहब के वालिद साहब के बारे की जायदाद कुल। तो फिर उसके बाद मैं आपसे अर्ज़ करूं कि यही कहना हर मामले में, देखिए एहतसाब के ऊपर सवालात बहुत उठ सकते हैं और बड़ी बहसें हो सकती हैं, लेकिन एक चीज़ पे मैं समझता हूँ हमें सबको फोकस करना चाहिए कि जो दयानतदारी से चीज़ें हो रही हैं, नैब अगर किसी को पकड़ रही है और उसके लिए सबूत भी सामने फराहम कर रही है, चाहे वो सिराज दुरानी साहब थे या उसमें ये मौजूदा कायम खानी है या दूसरे लोग आ रहे हैं, तो उसमें कम अज़ कम हमें ये नहीं करना चाहिए कि भाई आंखों में धूल झोंकने वाले इस हद तक कामयाब हो जाए कि सब कुछ नज़र आते हुए फिर कहा जाए कि देखा ये वही इंतकाम है। भी किस कायम खानी के साथ क्या इंतकाम होगा? बात यह है कि जिस शख्स ने बर्बाद किया, आप देखें पाकिस्तान में खास तौर पर कराची में जो ऑपोजिशन किफ ये लेती है, ऑपोजिशन बात ये करती है कि चले हमारा तो कर रहे हैं तो, लेकिन जो हुकूमत में शामिल लोग हैं आप उनको भी तो पकड़ लें। उनका मौक़िफ़ एक ही है कि सिर्फ हमारे गिर्द आप लोग क्यों जो है ना शिकंजा सख्त किए बैठे हैं, क्या वो दूध के धुले तो नहीं बैठे हुए हुकूमत में सब लोग? ये मौक़िफ़ है उनका।
नहीं, ये इसका मतलब ये है कि गुनाहगार तो हम भी हैं, लेकिन आप उनको क्यों नहीं पकड़ते जो दूसरे गुनाहगार है? तो ये बात उनकी बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन इससे वो खुद तो अपने आप को बरी जुबान नहीं करार दे रहे हैं। वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि जनाब आप इवन हैंडली डील करें, लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए हम सबको कि केसेस जब बनते हैं और डेवलप होते हैं, इन्वेस्टिगेशन होती है, इंक्वायरीज होती है और उसके बाद रेफरेंस बनता है, तो उसके लिए टाइम लगता है। अभी ये जो मौजूदा हुकूमत है, इसमें कुछ लोग जो मौजूद हैं उनके रेफरेंस बने हुए, उन पकड़ा गया, लेकिन ये कि ये बात मैं बिल्कुल तस्लीम करता हूँ कि अभी तक नैब जो है वो ये तासर देने में कामयाब नहीं हुआ कि वो इवन हैंडली डील कर रहे हैं। यानी केसेस इनके भी हैं, गवर्नमेंट में जो लोग मौजूद हैं, और केसेस अपोजिशन वालों के भी हैं। अपोजिशन वाले जो है उनके केसेस को आप फौरी तौर पर कर रहे हैं, इनके केसेस को कम अज कम डिस्पोज ऑफ ही कर दे। अगर फर्ज करो मतलब हेलीकॉप्टर का केस है प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, मालम जब्बा है, जो मैंने मामूली किस्म का केस है जी, मालूम जब अच्छा भाई बात यह है कि उसमें उन्हें बुला के सबसे पहले इसलिए कि चूंकि इस वक्त हुकूमत वाले जो है उनके पास और करने के लिए कुछ नहीं, वो सिर्फ ये क्रेडिट दे रहे हैं। मेरी आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।